नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। अभी हम लोग इस चैप्टर में और आगे बढ़ रहे हैं और विकास एवं वर्गीकरण का आज हम लोग एक और पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे कि ये कैसे जो एक इवोल्यूशन हुआ इस धरती पर और उस इवोल्यूशन के बेसिस पे हम वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो हमारे दो सेशंस हुए उसमें इसमें तो हम लोगों ने होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करी थी, और यहाँ जो हमारा इससे पहले वाला सेशन था उसमें हमने फॉसिल्स जीवाश्म की बात करी थी। अब विकास एवं वर्गीकरण का ये आज हम लोग थर्ड सेशन पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग समझेंगे विकास के चरण। तो जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। तो हम अगर देखें तो हमारा जो अभी अगर देखें हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कितने ऑर्गन्स हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और क्या हमारी पूरी एक जीवन क्रिया कैसे चल रही है। और ये खाली अगर हम कहें मनुष्य में नहीं, हम छोटे से और जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं सब में हम देखते हैं कि एक जटिलता बढ़ती चली जा रही है। और जटिलता को अगर आपको समझना हो तो समझ लीजिए, जैसे एक हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, ठीक है, बाद आप सोचिए हम पशु पक्षी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर और जल के जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कुछ जंतु सिर्फ धरती पर रह पाते हैं, फिर हमने देखा कुछ जंतु ऐसे हैं जो धरती और जल दोनों में रह सकते हैं, कुछ जंतु आकाश में उड़ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं जटिलता बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो हम जटिलता है, ये एकदम आप समझ गए होंगे पृथ्वी पे जैसी जीवन आया वैसे ही थी? नहीं, बिल्कुल। अब आप आराम से कह सकते हैं कि धीरे धीरे हुआ। तो ये कुछ पीढ़ियों से होता चला गया। तो और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स रूप में एक हमारे सामने आता चला गया। तो अगर हम एक देखें, सिंपल एक उदाहरण हम अगर आंख की लें, तो ये अगर हम आंख है तो ये हम छोटे से ऑर्गेनिज्म से एक टाइम के बाद से हम देख रहे हैं ये हर ऑर्गेनिज्म में है। लेकिन जब हम पूरा एक आंख का स्ट्रक्चर का अगर हमने जब अध्ययन करना शुरू करा तो देखा शुरू के जीवों में ये एक बहुत ही सिंपल रूप में पाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा एक बॉडी का डेवलपमेंट होता चला गया ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता चला गया। आंख का स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे एक कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली गई। तो ये कीटों में पाई जाती है, उसी प्रकार ये ऑक्टोपस या अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें उनमें भी पाई जाती है। और आंख की संरचना इन सभी जीवों में हमने क्या देखा, भिन्न है, आकार में भिन्न है, उनका जो फंक्शन है वो भिन्न है। हमने एक डिफरेंस देखा। तो अगर हमने एक सिंपल एक ऑर्गन के हिसाब से ही जब जीवों को स्टडी करना स्टार्ट करा तो देखा वो छोटा सा अंग भी पहले सिंपल था, फिर धीरे धीरे वो एक कॉम्प्लेक्स एक जटिल रूप में होता चला गया। एक परिवर्तन जो एक कार्य के लिए उपयोगी है कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी वो उपयोगी हो सकता है। अब ये क्या हम बात कह रहे हैं कि एक टाइप में वो तो उपयोगी है, लेकिन धीरे धीरे वो जो हम उपयोग पहले जिस उपयोग में कर रहे थे वैसे नहीं, हम और किसी अन्य कार्य में उसी अंग का उपयोग थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके करने लग गए। तो एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे ठंडे मौसम में हमें क्या है, अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई एक पार्ट डेवलप हुआ, मान लीजिए फर बने, है ना। कि ठंडे प्रदेश में क्या होता है, जो हम जो बहुत ठंडे प्रदेश में जो जीव रहते हैं, या आपने में काफी अपने पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा कि उनका बॉडी बहुत शरीर उनका एक बालों से और फर से ढका होता है, लेकिन धीरे धीरे वही बाल वही वो उनके पंख बन गए और वो पंख बन के उड़ने लग गए। तो ये डेवलपमेंट हुआ, हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। तो कुछ जीव उड़ने में समर्थ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनके बॉडी में ऐसे पार्ट्स डेवलप होने लगे तो वो उनको उस धरती से थोड़ा ऊपर उठाने में वो सहायक होने लगे, और जैसे धीरे धीरे वो करे तो वो एक क्या हो गए, उनके पंख बन गए और वो पक्षी रूप में हो गए।
तो ये अगर हम देखते हैं तो ये हमने रेप्टाइल से देखा कि जो रेप्टाइल से अगर हम बात करें डायनासोर की, आप लोगों ने बहुत सी डायनासोर से रिलेटेड मूवीज देखी होंगी, और डायनासोर तो बच्चों के एक क्रेज हो गया है, खिलौने उसके पसंद करते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो कुछ दूरी तक उड़ सकते थे, है ना। तो वो पहले क्या थे, रेप्टाइल्स थे, वो सिर्फ जमीन पर रेंगते थे, फिर देखा वो थोड़े उड़ने लग गए, लेकिन ज्यादा दूरी तक नहीं। लेकिन क्योंकि उनका शरीर बड़ा था, फिर जैसे जैसे और ऑर्गेनिज्म बने थोड़े छोटे शरीर के, वो लंबी दूरी तक उड़ने लगे, और इस प्रकार से पक्षी का एक टाइप से विकास होने लग गया। तो ये सब चीजें हैं, अगर हम जितना इनको डिटेल में जाएंगे तो ये हमें बहुत एक अध्ययन का स्कोप मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को इसमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप हमसे उस बारे में पूछ भी सकते हैं, और गूगल करके भी आप काफी कुछ पता कर सकते हैं कि कैसे जीवों में उत्पत्ति हुई। आपके जो अंदर की क्यूरियोसिटी है, तो आप ये सब जान के अगर इच्छा होती है आप इसका अपना और अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पक्षियों में परों का एक डेवलपमेंट देखा। अब जो डायनासोर, जैसा मैंने अभी कहा था, ये रेप्टाइल ग्रुप, सरीसृप ग्रुप में आ जाते हैं। तो हम इनको देखकर कह सकते हैं कि बहुत कुछ पक्षी से उनकी एक निकटता है, क्योंकि उन्हीं से ही वही पर बनने वो एक वो हुए जिससे वो ऊपर उठ सकते हैं, और वो धीरे धीरे एक पक्षी रूप में होते चले गए। बहुत अधिक भिन्न देखने वाली संरचनाएं एक समय परिकल्प से विकसित हो सकती हैं। जीवाश्म अंगों की संरचना का विवेचन हमें यह अनुमान लगाने में सहायक होता है कि विकासीय संबंध कितना पीछे जा सकता है। तो ये आपके बुक में से ना थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने ली है, और उनको मैं इसीलिए स्लाइड में भी डाला और पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि जब आप बुक खोलेंगे तो उनको ये लाइंस को अंडरलाइन करके इनका ध्यान रखें, क्योंकि मेन जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है उसमें हमारा मेन एम ये है कि हम ये समझ सके कि जीवों में एक डेवलपमेंट हुआ है, और वो डेवलपमेंट कैसे हुआ है ये समझ। आप जैसे जैसे इसके बारे में पढ़ते जाएंगे आपको उतना क्लियर होता जाएगा कौन सा पार्ट किस रूप में बदला, और वो आज हमारे सामने है, या कुछ ऐसी चीजें जो अब वो वाले जो हैं वो अवशेष बन गए हैं, वो पहले जीवों में थे, और धरती के नीचे एक फॉसिल के रूप में आज भी हमें बहुत सारे ऐसे जीवों के बारे में पता चल रहा है, और इससे हमें डेवलपमेंट के बारे में भी पता चल रहा है। तो ये तो हम जीव जंतु की बात कर रहे थे। अब अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो एक इसमें आपके बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि जंगली गोभी का। अब आप देखिए ये एक जंगली गोभी है, ये इस पिक्चर में, और इससे देखिए विभिन्न प्रकार की अलग अलग टाइप की गोभी डेवलप हुई। तो ये और वो ही अपने जब रिसर्च करी गई तो ये पता कि करीब 2000 वर्ष पूर्व, अब वो क्या जीव तो आ गए, उन्हें अपने लिए भोजन चाहिए था, और धीरे धीरे उन्होंने, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कैसे उन्होंने फार्मिंग करना सीखा। तो 2000 वर्ष पूर्व क्या था, ये जंगली गोभी को एक खाद्य पदार्थ के रूप में मनुष्य या जो जीव थे वो खाते थे, और धीरे धीरे फिर उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ एक फर्क करना शुरू करा, और उसका जो एक डेवलपमेंट हुआ, तो इसको हम कहते हैं कृत्रिम चयन, या आर्टिफिशियल है। जो हमने जीवों में देखा वो एक नेचुरल वे में हो रहा था, कोई इंसान उसमें कुछ नहीं कर रहा था, कोई और जीव उसमें नहीं कर रहा था। लेकिन जो पेड़ पौधों से रिलेटेड अगर हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो क्योंकि वो जो था वो एक ह्यूमन काफी कुछ एक कंट्रोल, जैसे जैसे ब्रेन डेवलप हो रहा था वो अपने इसमें कुछ ना कुछ खोज करता चला जा रहा था। तो पहले आप ये ध्यान से देख ले, गांठ गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, ये पत्ता गोभी हम लोग कहते हैं सिंपल गोभी, और ये लाल गोभी, और ये केल। अब ये सब कैसे बने, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको देखें। पत्तों की दूरी कम करने पर, अब हम लोग इनका देखते हैं ये कैसे बने। तो पत्तों की दूरी कम करके पत्ता गोभी का विकास हुआ, कि वो जंगली गोभी थी तो पत्तों की दूरियां कम करके करा गया। दूसरा जो ब्रोकोली है वो पुष्पों की वृद्धि रोककर, जो उसके पुष्प बन रहे थे उनकी जो वृद्धि हो रही थी उसको रोका। फूल गोभी बंध्या पुष्पों से हुई,
और जो गांठ गोभी है वो कुछ ना फूले हुए भाग का चयन करके, जो एक जंगली गोभी हो रही थी, जो कम फूले पार्ट थे उनको किसी और तरीके से बोया गया, इस प्रकार गांठ गोभी बनी। और जो केल अभी आपको फोटो दिखाई थी वो चौड़ी पत्तियों से। तो इन सब से ये जो है डिफरेंट टाइप की गोभी बनी। तो ये सारा क्या हुआ, कृत्रिम हुआ, कि मनुष्य ने देखा। फिर या तो कभी काफी कुछ ऐसा होता है कि अचानक हो जाता है, और फिर होता है कि मान लीजिए किसी ने कहा कि इसको दूसरी जगह बो दो, उसका एक पार्ट कहीं टूट गया, कुछ हुआ, बचा खुचा चला गया, या वो जो पूरा करा कुछ चीज खराब हो गई, वो एक ही पार्ट बचा जो डेवलप हो गया एक नई सब्जी के रूप में। तो इस प्रकार हमने देखा है कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप में। आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य ने खुद करा, और ऐसे उन्होंने नई नई सब्जियों का इजाद करा, और आज वो एक हमें भोज्य पदार्थ के रूप में हम उन्हें ले रहे हैं। तो विकासीय संबंध स्थापित करने में डीएनए की क्या भूमिका, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट करा था उसमें हमने देखा था डीएनए की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। अब विभिन्न स्पीशीज के डीएनए की तुलना से हम ये निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि अब हमारे सामने ऑर्गेन्स की डिटेल है, और डीएनए ऐसा है कि हम आप ये पता भी होगा कि कोई भी अगर एक्सीडेंट हुआ, कुछ इंसिडेंस हुआ, एक इतने बाल से भी हम डीएनए का उसका वो निकाल लेते हैं। तो ये जितने थे, तो सबका जितने हमें जीव मिल रहे थे उनका डीएनए टेस्ट करके और जो नए ऑर्गेनिज्म है उनका कंपैरिजन करके ये हमें एक हेल्प करता है बताने में कि इस जीव का जो अगर कहे कि एक कौन से जीव से डेवलपमेंट हुआ होगा, तो वो डीएनए के थ्रू हम इसका पता लगाते हैं। और एक और आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग इसमें दे रखा है, जो आपके बुक्स में दे रखा था, यह भी जानिए, ये क्या आप जानते हैं, आणविक जाति वृत्त ये क्या है। हम इस बात की भी चर्चा करते हैं कि कोशिका जो विभाजन होता है के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा, और उसके परिवर्तन से क्या होगा, नए डीएनए बनेंगे। तो ये देखिए कि ये सारा हम देखें इंटर रिलेटेड है। हमें ये मालूम है कोशिका में डीएनए है, और उसमें हम प्रोटीन, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कैसे प्रोटीन जो होता है वो पूरी एक इंफॉर्मेशन रखता है चेंजेस की। तो कहीं अगर कहीं एक पार्ट में चेंज हो रहा है तो उसके दूसरे पार्ट्स में भी चेंज हो रहा है, और उससे नए एक नया डीएनए बन रहा है और नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरी बात यह हुई कि ये परिवर्तन उत्तरोत्तर पीढ़ियों में संचित होते जाएंगे। तो जैसा हमने, अगर आपको याद होगा बीटल का जो देखा था, हरे लाल रंग के जो हमने देखा था, तो जो थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं वो जैसे जैसे उन जैसे और वो जनन होते जाएंगे, वो चेंजेस जो हैं वो एक संचित होते चले जाएंगे, और वो नए जीव में एक वो कहीं तो एक पूरा एक स्ट्रक्चर का रूप ले लेंगे। और ये इसमें आप ये देखिए कि हम पीछे जाकर ये भी जान सकते हैं कि ये परिवर्तन कैसे हुए, किस प्रकार हुए, अगर जब हम डीएनए की एनालिसिस करते हैं। और इसमें जो दूसरी बात है कि दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में ये विभिन्नताएं अधिक संख्या में वो संचित होती चली जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे होगा तो वहां जो चेंजेस हो रहे हैं वो होते चले जाएंगे, लेकिन जो दूर हो गए वो जो एक चेंजेस है उन्हीं को मेंटेन करते हुए अपने को वो डेवलप करेंगे। इस प्रकार के अध्ययन विकासीय संबंधों को खोजते हैं तथा ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि, और ये हमें ये एक तो ये बताते हैं जीवों का डेवलपमेंट कैसा हुआ, प्लस जब हम उनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें भी ये बहुत सहायक होते हैं। और ये फिर हमें पता चलता है कि हमारे अगर हमारा जो एक डेवलपमेंट हुआ वो हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, कैसे थे, या और भी जीव वो जो हैं वो कैसे हुए। तो एक इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कोई चेंज ऐसा हो रहा है, किसी जीव में हो रहा है, और वो थोड़े टाइम में हमें कुछ और नए जीव इस धरती पर देखने को मिल सकते हैं, अगर हम ये सृष्टि को बनाए हुए हैं।
तो आज हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा विकास और जो वर्गीकरण चल रहा है वो कैसे कैसे क्या क्या फेसेस में हुआ, कैसे हम इनका एनालाइज कर सकते हैं, और ये एनालिसिस ही हमें पुरानी जानकारी देता और आगे आने वाले समय में क्या चेंजेस हो सकते हैं उसका भी एक हमें आइडिया मिल जाता है। तो अभी आपका एक और टॉपिक बच रहा है जो अगले सेशन में लेंगे इस चैप्टर का, और फिर हम लोग अब करीब करीब ये चैप्टर खत्म करने के कगार पर हैं। तो आप जितना पढ़ रहे हैं रिवाइज करते जाएं, क्योंकि चैप्टर इतना कठिन नहीं है, इंटरेस्टिंग है, समझते जाएं तो और मजा आएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।